Hello students, welcome to your physics class. Today beta we are going to do a new topic of chapter electrostatics. हम इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में और उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, या दूसरा उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो मैंने ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके दोबारा से अगेन आपको रिवाइज करवाने की रिमाइंड कराने की कोशिश करी है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है बेटे हमने एक्सियल लाइन के लिए बनाया है, अगर आप लोगों को याद हो। दिस इज डायपोल हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये डायपोल है जिसके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। इसकी लेंथ कितनी है बेटे, 2L है। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है। आप उसको किसी भी चार्ज की तरफ अगर एक्सटेंड कर देते हो, जैसे मैंने प्लस क्यू वाले की तरफ इस तरफ एक्सटेंड कर दिया तो एक एक्सियल लाइन बन गई है, या आप इस तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक जब शुरू किया था इलेक्ट्रिक डायपोल, तब मैंने ये चीज समझाई थी बेटे आपको। अब देखो, जब हम यहां पर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज प्लस क्यू है ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ बनेगा। सिमिलरली जब हमने इस नेगेटिव चार्ज को देखा तो ये ऑपोजिट चार्जेस हो गए थे, अनलाइक चार्जेस। तो इसलिए क्या करना था, इसको अट्रैक्ट, तो इसके द्वारा लगाएगी फोर्स की जो डायरेक्शन थी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इससे अपोजिट थी, मतलब इस तरफ। ठीक है, एट द एंड जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो E2 है इट इज मोर देन E1। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू और P के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज लेस एज कंपेयर टू माइनस क्यू एंड P। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आया था वो ये रिजल्ट था, E इज इक्वल टू 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वो रिजल्ट है बेटे जिसमें हमने L को क्या कर दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, L की वैल्यू हम निग्लेक्ट कर चुके हैं, हम मान चुके हैं कि वो जो उसकी वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या निकाली थी हमने डायरेक्शन, बड़े वाला ये था, इसी तरफ थी इसकी डायरेक्शन। मतलब आपने लिखा था एंड में अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, अगर आपको याद हो हमने लिखा था अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, जो कि हमने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, BP इस तरफ प्रोड्यूस्ड। तो अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल किया था तो वहां पे हमने डायपोल मोमेंट एक टर्म पढ़ी थी P, जिसको आप यहां पे यूज कर रहे हो। तो P की एक डायरेक्शन बताई थी मैंने आपको कि जो डायपोल मोमेंट है बेटा P, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है बेटे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन भी किस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सियल लाइन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज अलोंग P, अलोंग P। जिस तरफ P की डायरेक्शन होती है उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होती है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इन केस ऑफ एक्सियल लाइन। ये कौन सा केस है अब, इक्वेटोरियल लाइन का। इक्वेटोरियल लाइन, इसमें हमने क्या किया था, फिर से वही दो चार्जेस, फिर से दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी थी, 2L, और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया था। फिर हमने चेक किया था कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन हो रही थी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ इस केस में जो E1 है इसकी डायरेक्शन ये थी बेटे। इस केस में जब प्लस क्यू था ये भी प्लस था, +1 होता है ना यहाँ पर, तो ये दोनों रिपेल कर रहा था एक दूसरे इसको, तो इसने इसकी डायरेक्शन ये बन गई। मतलब हमारे पास डायरेक्शन क्या बनी, E1 एंड E2। फिर उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए थे, तो उसमें से E1 के जो कंपोनेंट थे वो E1 cos थीटा इस तरफ, एंगल की हेल्प से हमने इसको कर लिया था, और E1 sin थीटा बेटे इस तरफ। सिमिलरली E2 cos थीटा भी इस तरफ और E2 sin थीटा इस तरफ। फिर हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट की थी E1 और E2 की, और हमने चेक किया था कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। दैट्स वाई ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए थे, खत्म हो गया था इनका इफेक्ट।
जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा था वो कैसा था, सिर्फ यही वाला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, मैग्नीट्यूड बराबर था तो हमने E ही पुट कर दिया था या E1 पुट कर दिया था। सारा कुछ करने के बाद, डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, ये रिजल्ट था। और अब इसकी डायरेक्शन देखना किस तरफ है, ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ है बेटे, नेट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ। अब ये देखो कैसी है, पी की डायरेक्शन कैसी होगी, पी नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट। तो आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट टू पी, ऑपोजिट टू पी। जब भी आप इक्वेटोरियल लाइन का केस स्टडी करोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट होगी। जब भी आप एक्सियल लाइन का केस डिस्कस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अलोंग पी होगी। इस चीज को बेटे याद रखना है। लास्ट क्लास में जब क्लास खत्म की थी तो मैंने आपको बोला था कि ये तो हमने दो पर्टिकुलर केस कर लिए कि अगर एक्सियल लाइन पे है देन व्हाट विल हैपन, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है देन व्हाट विल हैपन। ठीक है बेटे, आज हम एक जनरल केस डिस्कस करते हैं कि हमें एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन नहीं दी, हमें बीच में कहीं भी दे दिया कि आपको इस पॉइंट के ऊपर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है। क्या नाम है हमारे टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a short electric dipole, short electric dipole। इसको बेटे अब ध्यान से समझना है। देखो रजे, मेरे पास एक डायपोल, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको उसको समझाती हूं। मेरे पास ये एक डायपोल है, नाम माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, पहले समझ लेना फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है। ए बी है ना, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, और मैंने मान लिया, मेरे को दिया है कि जो पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया राजे ओ, और मुझे जो पॉइंट दिया है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो यहां कहीं दे दिया, वो पॉइंट सपोज यहां दे दिया वो पॉइंट मुझे। ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज लेट्स सपोज के। अब देखो, जब भी हमने दोनों पिछले केसेस किए तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो हम सेंटर के साथ उसको मिला रहे थे ना। ठीक है, सेंटर से मतलब उसका डिस्टेंस ले रहे थे। एक्सियल लाइन वाला केस लिया तो हमने बोला कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, आर डिस्टेंस था उनके बीच में, है ना। उसी तरह से जब इक्वेटोरियल लाइन लिया तब भी पॉइंट पी और ओ के बीच में कितना डिस्टेंस था, आर। तो मैं यहां पर भी मान लेती हूं कि मेरे इस पॉइंट के और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो अब देखो, जब मैं इनको मिला रही हूं बेटे, जो एक्सियल लाइन का केस था उसमें कितना एंगल बन रहा था, 0 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल लाइन का केस था उसमें कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे कितना बन रहा है कुछ भी मुझे नहीं पता कितना एंगल है, तो मैंने इसको लट कर लिया, कितना है ये सॉरी थीटा, कितना है ये थीटा। अच्छा, अब देखो बेटे ध्यान से जरा, हमारे पास ये क्या है, पी है ना, ये डायपोल मोमेंट। तो मैं इस डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूं। अब देखो, ये मेरे पास डायपोल था, ये इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। द डायपोल मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो जरा कैसे, जैसे बेटे मैं इसको इस तरफ से ऐसे एक्सटेंड कर रही हूं, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो इसका कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने यहां पे नाम दे दिया इसको A1,
और इस तरफ कुछ नाम दे दिया मैंने इसको B1। तो ये क्या बना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये बन गया P cos थीटा। ये क्या बन गया P cos थीटा। ध्यान से ये देखो, जैसे ऐसा है और ये ऐसा है, यही बन रहा है ना बेसिकली। ये वेक्टर और ये इसके साथ एंगल, ये वेक्टर यहां से यहां था, मैंने इसको ऐसे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया जैसे ये हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है बेटे, यहाँ पे ए वेक्टर अब इसके साथ इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। सपोज करो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये इसके साथ जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कौन सा बनेगा इसका बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं होगा दूसरे वाला क्या बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। ऐसा ही होता था ना हमारे पास। अब देखो ये वाला क्या बन गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये हो गया P cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैसा होगा। अब जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, देखो जरा, जैसे सपोज ये कोई वेक्टर था A और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाता था A cos थीटा। और आप A sin थीटा आप कैसे बनाते थे, परपेंडिकुलर टू A cos थीटा। बोथ द कंपोनेंट्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्लास +1 में हमने अच्छे से स्टडी किया कि जो दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, दोज टू कंपोनेंट्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो A1 B1 है, मैंने क्या बोला, ये कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लिख दूं यहां पे कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी P cos थीटा। P cos थीटा, क्योंकि P की बात ही कर रहे हैं ना, P को रिजॉल्व कर रहे हैं हम। अब दूसरा जो है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, A1 B1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो दूसरा है इसका कंपोनेंट वो क्या होना चाहिए बेटे A1 B1 के परपेंडिकुलर। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो बन रहा है A1 B1 के परपेंडिकुलर यहां पर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बन गया A2 B2, और ये क्या हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। इसका नाम क्या हो गया P sin थीटा। P sin थीटा। एक बार फिर से, ये डायपोल था रजे हमारे पास, ठीक है। हमें उसने बोला कि यहाँ कोई भी जनरल पॉइंट है K, इस पे आप इस डायपोल की वजह से क्या फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना था, तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको O के साथ मिलाया, मैंने माना कि ये वाला डिस्टेंस कितना है R है, और ये AB के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो मुझे नजर आया कि मैं इस P को दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ, तब मेरा क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा हमने पहले बना रखा था, ठीक है, कि ये जो K है इसको जब O के साथ मिलाते हैं तो एंगल थीटा से ये इसके ऊपर इंक्लाइंड है ना। तो ये वाला कंपोनेंट इसका कौन सा हो गया बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट बनाने के लिए दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैंने उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। हॉरिजॉन्टल मतलब P cos थीटा और वर्टिकल मींस P sin थीटा, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर भी डाउट्स में पूछ सकते हो आप। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान दो, चेक करो जरा, देखो मैं यहां अलग से बना के दिखा रही हूं आपको। A1 B1 मतलब P cos थीटा है, तो ये डायपोल मोमेंट ही है ना, P उसका कंपोनेंट है, तो डायपोल मोमेंट है P के दो कंपोनेंट्स P cos थीटा P sin थीटा, दोनों ही डायपोल मोमेंट होंगे, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये P cos थीटा है, और इसी लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया वहां पे क्या सिचुएटेड है K। तो ध्यान दो कौन सा केस बन रहा है, ये एक्सियल लाइन वाला केस बन रहा है। एक्सियल लाइन में भी ऐसे होता था ना, ये डायपोल मोमेंट और इसी की लाइन को आगे बढ़ाते थे, कहीं कोई पॉइंट ले लेते थे, तो ये एक्सियल लाइन थी। अब इस केस में भी क्या बन रहा है, ये इस तरह से कुछ लाइन थी हमारी, डायपोल हमारा किसी भी तरह से पड़ा है, ठीक है। ये P cos थीटा था, और इसी की एक्सियल लाइन के ऊपर यहां कहीं क्या पड़ा हुआ है, K पड़ा हुआ है, ठीक है। K पॉइंट है जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है बेटे वो फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला केस किसका हो गया राजे, एक्सियल लाइन का केस हो गया। जो एक्सियल लाइन का रिजल्ट हमें पता है, हम डायरेक्टली उसको पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। और एक्सियल लाइन में मैंने अभी आपको बताया, जो एक्सियल लाइन है उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अलोंग P। तो अब इसमें P cos थीटा इसी तरफ चलेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे चलेगी,
ऐसे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ। तो मैं यहां पे ड्रॉ करती हूं, देखो जो पॉइंट के है उस पे इस A1 B1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे पॉइंट L। कुछ भी वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। ये किसकी वजह से बन रहा है, P cos थीटा की वजह से। अच्छा, अब अगर P sin थीटा को चेक करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, ये एक लाइन बन रही है ऐसे बेटे, मतलब ये अब हमारे पास क्या है, डायपोल, और इसके यहां इस पॉइंट पे क्या है, K। तो अब चेक करो ये कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो गया। यही होता था ना, देखो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता था, ये इक्वेटोरियल लाइन थी। अब इसमें कैसी बनी हुई है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है डायपोल, और ये कैसा है कि यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री बना रहा था। तो ये इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो गया बेटे। तो जब इक्वेटोरियल लाइन का केस होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चलता है, अब इसमें P sin थीटा वाली डायरेक्शन ऐसी, जो P sin थीटा की डायरेक्शन है वो ऐसी है, ये देखो बनाई है मैंने A to B2, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इससे ऑपोजिट, मतलब इस तरफ। कैसी होगी, इससे ऑपोजिट मतलब इस तरफ, ठीक है। तो जो इसकी वजह से बना वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे M। आपको दिमाग में जा रहा है, इस पॉइंट पे हम मतलब वैसे पहले क्या करते थे, अलग अलग चार्जेस की वजह से निकालते थे। अब निकालना मुश्किल था तो हमने क्या किया बेटा, डायपोल मोमेंट को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, यहाँ पे n पॉइंट लिखा, और इसको हम किसको फाइंड आउट करना है, अब हमें Kn को। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। डायपोल बनाया जी, डायपोल पे दो चार्जेस है -q + q, डायपोल की सेम वही लेंथ है 2l, डायपोल का वही सेम सेंटर है O, ठीक है। बट अब इस केस में हो क्या रहा है कि हमारा जो पॉइंट K था वो कहां पे है, जनरली बीच में कहीं है। हमें ना तो एक्सियल लाइन पे गिवन है, ना ही हमें वो इक्वेटोरियल लाइन पे गिवन है, ना ही तो एक्सियल लाइन पे है बेटे, ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, ये हमने माना K, और ये कितना एंगल बना रहा है O के साथ, थीटा। कितने डिस्टेंस पे है O से, सेम वही R डिस्टेंस पे। तो इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स बनाए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से देखा तो एक्सियल लाइन का केस बन रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से देखा तो इक्वेटोरियल लाइन वाला केस बन रहा था। और दोनों के रिजल्ट हमारे पास है, और हमने डायरेक्टली वो रिजल्ट लगा के KL एंड KM, KL इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड KM इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ये दो निकले। अब क्या करेंगे, एट द एंड इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। होप सो का डायग्राम समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो बेटे, मैं चीजें लिख देती हूं कि जो आपके पास OK है, OK की वैल्यू कितनी है R। आपके पास डायग्राम, आप उसको देखते जाना। OK की वैल्यू कितनी है R। पॉज करके पहले डायग्राम बना लो कॉपी पे, और फिर उसको देखते जाओ जैसे जैसे मैं डेरिवेशन कर रही हूं। एंगल BOK कितना है बेटे, थीटा। डायपोल मोमेंट का दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लिख देती हूं। द डायपोल मोमेंट P can be resolved into two components, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कौन कौन से बेटे, P cos थीटा along A1 B1, जो P cos थीटा किसके अलॉन्ग है, A1 B1, एंड P sin थीटा along A2 B2 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू A1 B1। ये जो डायग्राम मैंने समझाया हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटे, फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
field intensity at K on the axial line, कौन सी एक्सियल लाइन बनी थी? A1 B1। कौन सी एक्सियल लाइन बनी थी? A1 B1। तो क्या होगी, हमने उसको E1 से लिखा। E1 इज इक्वल टू एक्सियल लाइन का फॉर्मूला हमारे पास है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फॉर्मूला क्या था आपके पास? 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कब था? जब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट था वो p था और उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं बनाए थे। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हैं और उसका जो p cos थीटा है वही किसके अलॉन्ग है? A1 B1 के। तो p की जगह पे क्या लिख दिया बेटे? p cos थीटा। ठीक है राजे, समझ में आ गई बात? और इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? KL से रिप्रेजेंट किया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KL अलॉन्ग OK। ठीक है। सिमिलरली राजे, फील्ड इंटेंसिटी at K on equatorial line A to B2। अब फिर से इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या था? ये तो एक्सेल का था ना। इक्वेटोरियल वाले का क्या होता था? P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहां P की जगह क्या लिख देंगे? P साइन थीटा। इसको मैंने E2 लिखा। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे? P साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है। और ये कैसा है? इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? KM से। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? KL से रिप्रेजेंट किया। ठीक है राजा, समझ गए? अब हमारे पास क्या आ गई? दो चीजें आ गई। कौन कौन सी दो चीजें आ गई बेटे? ये आ गया हमारे पास। हमें KL मतलब हमने E1 लिखा इसको, और KM को हमने क्या लिखा है? E2 लिखा है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? KN। मतलब हमें ये KN फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या फाइंड आउट करना है? KN फाइंड आउट करना है। होप सो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा। क्या होता है उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है बेटे? R इज इक्वल्स टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स अब लोगे? E1 एंड ये E2। कितने एंगल इन दोनों के बीच में बेटे? 90 डिग्री। कितना एंगल इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या लेते होते हो? रिजल्टेंट और इसके बीच में। और ये वाला एंगल, ये क्या बनेगा? अल्फा लिख देते हैं हम इसको, अल्फा। ये वाला एंगल है, ये इसको बाद में यूज करेंगे हम। अभी हम फिलहाल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ KN vector represents the resultant intensity at K। है ना? K पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कौन दिखा रहा है? KN दिखा रहा है। ठीक है। तो KN की वैल्यू क्या होगी? ये पेज पे लिखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगा दो बेटे। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट होता था जो हमने क्लास +1 में निकाला और बहुत बार यूज किया। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? KN इज इक्वल्स टू A की जगह पे क्या लिखेंगे? KL इसका स्क्वायर प्लस B की जगह पे क्या लिखेंगे? KM इसका स्क्वायर प्लस 2 A की जगह पे KL, B की जगह पे KM एंड cos थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक है राजे। अब जो cos 90 है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटे? 0। cos 90 इज 0 मीन्स ये वाली पूरी की पूरी टर्म खत्म हो गई। खत्म, 0 के इक्वल हो गई ना ये टर्म। ठीक है। क्या बचा? सिर्फ ये KN इज इक्वल्स टू अंडर द रूट KL। अब KL की वैल्यू क्या थी? अभी हमने निकाली। KL की वैल्यू कितनी है? 2p, या इसको E1 लिख देती हूं पहले मैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब आप आराम से लिख सकते हो।
देखो E1 की वैल्यू कितनी है, 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू बेटे p साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर। यही बना, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं खोलूंगी ब्रैकेट को तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 पी स्क्वायर यहां पे भी बनेगा, पी स्क्वायर यहां पे भी बनेगा, तो पी स्क्वायर कॉमन, देखो यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा। एक तो पी स्क्वायर यहां लिखो, या पूरा सॉल्व करूं, चलो सॉल्व कर देते हैं। 2 2 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू आर की पावर आर क्यूब का भी स्क्वायर, ये लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बना, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू आर क्यूब का स्क्वायर। अब देखो बेटे यहां से पी स्क्वायर कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर कॉमन, आर क्यूब इसका भी स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे अंदर क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से भी ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में तो ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। अंदर देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको मैं क्या लिख सकती हूं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वही बना ना 3 + 1 फिर से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। देखो क्या बना अब हमारा रिजल्ट, क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये E या Kn इज इक्वल्स टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या बना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या बना आपके पास, ये जनरल जो है वो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, E का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल बन गया बेटे, P अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो अब जनरली आपको एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर पॉइंट गिवन नहीं है, कहीं भी और गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये। चलो एक दिक्कत खत्म होगी, हमने उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। बट एक चीज और बाकी है बेटे, डायरेक्शन। क्या बाकी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना जो है हमारे पास अभी बाकी है, ठीक है। देखो ये था, ये वेक्टर था ना रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसकी डायरेक्शन कौन, अल्फा से पता चलेगी हमें, तो हम tan अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते होते हैं, tan थीटा जो भी एंगल है, tan थीटा tan अल्फा यहां पे निकालोगे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ln अपॉन kl, ln अपॉन kl, और ln की वैल्यू किसके बराबर होगी, km के बराबर होगी जितनी इसकी थी। मतलब बेसिकली क्या बना, E2 बाय E1, क्या बना बेटे, E2 बाय E1। मैं लिख देती हूं वहां पे फिर भी, लेट एंगल LKN इज इक्वल्स टू अल्फा, डायग्राम देखते रहो अपना, LKN इज इक्वल्स टू अल्फा। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर रहे हैं इसकी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया तो मैग्नीट्यूड आया ना इसका, इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं इन ट्रायंगल KLN, इन ट्रायंगल KLN tan अल्फा इसके इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ln बाय kl, और ln को हम क्या लिख सकते हैं, km बाय kl। km कितना था, km जो था वो हमारे पास क्या था बेटे, E2 था, है ना, km इज E2 एंड kl इज E1। तो E2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पुट करते हैं,
tan अल्फा इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सिमिलरली के एल की वैल्यू कितनी थी 2p कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ये तो मर गए, p के साथ p मर गया। क्या बचा आपके पास 1/2 कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो ये क्या बन गया 1/2 tan थीटा। तो आपके पास थीटा एंगल आपको पता होगा, तो आप बड़े आराम से डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अल्फा की वैल्यू जो है यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन हमने कर ली, इसको चेक करते हैं। हमने क्या बनाया जनरल केस। जनरल मतलब हमें कहीं भी पॉइंट दिया हो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमें वो एक्सियल लाइन पे दिया हो, हमें वो इक्वेटोरियल लाइन पे दिया हो, हमें वो कहीं भी और दिया हो, तो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड। हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। टेस्ट करें इसको, चेक करें इसको कि सच में यूज कर सकते हैं नहीं। चेक कैसे करेंगे बेटे, हमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के रिजल्ट पता है, तो अगर इस फॉर्मूला से भी उनके रिजल्ट वही सेम रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला राइट है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, अदरवाइज ये रॉन्ग है, मतलब इसमें कोई दिक्कत है अदरवाइज। ठीक है, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो चेक करने की इसको कोशिश करते हैं बेटे। देखो जरा यहां चलते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, E इज इक्वल्स टू P अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना। हम चेक कर लेते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अगर हम एक्सियल लाइन की बात करेंगे, केस 1, अगर हम एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं, मीन्स व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, जब एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करेगा तो जो एंगल थीटा है इट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये होगा ना बेटा, ये हमारे पास क्या है डायपोल, ये हमको इसको एक्सटेंड किया तो ये इसकी एक्सियल लाइन बन गई। यहां कहीं पॉइंट के, तो अब P क्या है, ये क्या, इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना है वो क्या है 0 डिग्री। इसी तरफ चल रहे हैं ना O से, ये भी इसी तरफ, P भी इसी तरफ, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री। जब एंगल थीटा 0 डिग्री होगा तो यहां पुट करना जरा, E की वैल्यू कितनी आई, P अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। जब हम यहां पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, तो E इज इक्वल्स टू P अंडर द रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। या ये क्या बन गया बेटे, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, क्या बन गया 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और जो हमने डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकाला था वो भी यही सेम फॉर्मूला था, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगर इसमें हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा कितना है 0 डिग्री। ठीक है, tan थीटा कितना है 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है 0, ये कितना बन गया 0, कितना बन गया 0। इसका मतलब अल्फा कितना है 0 डिग्री। ऐसा क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डायपोल के एक्सियल लाइन के केस में, उसकी डायरेक्शन किससे कैसे होती है अलोंग P। तो मतलब P वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर वो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए था 0 डिग्री, मतलब डायरेक्शन सेम, मीन्स डायरेक्शन क्या है इनकी सेम। और यही सब कुछ हमने कहां कंक्लूड किया, जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल लाइन वाला केस डिस्कस किया। वही रिजल्ट्स हमारे पास जनरल फॉर्मूला से भी आ रहे हैं। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। एक्सियल लाइन ने तो ये प्रूव कर दिया कि ये सही फॉर्मूला है।
अब हम जरा इक्वेटोरियल लाइन वाले से भी पूछ लेते हैं, है ना, कि भाई सही है या गलत है। चलो जी आओ करते हैं। सेकंड केस जो है हमारे पास वो क्या बना बेटा, व्हेन द पॉइंट के lies on इक्वेटोरियल लाइन। उस केस में क्या होता था, थीटा कितना होता था बेटे 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0। cos 90 कितना होता है 0। करो जरा पुट फॉर्मूला में, क्या फॉर्मूला था हमारा, P अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। cos 90 0 मतलब ये वाली टर्म पूरी 0 बन गई। क्या बचा अंदर, स्क्वायर रूट में सिर्फ 1, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 ही। आ गया सेम रिजल्ट। यही रिजल्ट था हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, अगर डायरेक्शन में आएंगे तो फिर से देखो, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा की जगह 90 डिग्री। अब tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट मीन्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, tan अल्फा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी के लिए रेसिप्रोकल करोगे ये क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब हमें इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं, यहां पे हमने पॉइंट के लिया, तो हमारे डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, इस तरह से। मतलब द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ये है, इक्वेटोरियल लाइन इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हमने जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन वाला था उसने भी प्रूव कर दिया कि जो हमारा जनरल फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। आप उसको कहीं भी अगर आपसे डायपोल की फॉर्म में कहीं पर भी आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आप इस फॉर्मूला को जो है वो यूज कर सकते हो। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको बेटे समझ आया होगा, मेरा टॉपिक जो है समझ आया होगा, ये मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोगों से। ठीक है, नहीं भी समझ आई कोई चीज तो आप लोग मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम इसके 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं पहले तो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जरा बेटे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज दी, लिख लेते हैं, क्या कह रहा है राजे, कहता व्हाट इज दी मैग्नीट्यूड of electric intensity due to a dipole of moment 2 into 10 raised to power minus 8 कूलम्ब मीटर। डायपोल मोमेंट का आपने यूनिट कूलम्ब मीटर निकाला था, कूलम्ब मीटर at a point distant 1 meter from the center of dipole when line joining the point to the center of dipole makes an angle of 60 degree with the dipole axis. What is the magnitude of electric intensity? Means हमें E फाइंड आउट करना है ऑफ अ डायपोल ऑफ मोमेंट 2 into 10 raised to power minus 8 कूलम्ब मीटर। शॉर्टकट्स अवॉइड करने हैं, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या दिया है आपको, सबसे पहली चीज डायपोल मोमेंट मीन्स
P की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर एट अ पॉइंट डिस्टेंट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल से हम डिस्टेंस को क्या लिखते थे R, मीन्स R की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे आपको 1 मीटर। फिर वो कह रहा है when the line joining the point to the center of dipole makes an angle of 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। और हमें क्या निकालना है जी, हमें E निकालना है, ठीक है, हमें E जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जनरल केस वाला चीज है, हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, E इज इक्वल्स टू P अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारे पास। पुट कर दो वैल्यूज बेटे। P की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10⁻⁻8 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब। सॉल्व हो जाएगा अब ये बड़े आराम से। कैलकुलेशंस आप खुद से कर लेना। 2 इंटू 10⁻⁻8 अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बेटे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे अपॉन में 1 का क्यूब 1। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लोगे, बड़ी आसान है। 9 2s 18 10 की पावर 9 और -8 1 मीन्स इंटू 10 अंदर क्या आया बेटे 1/4 3/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और उसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है राजे। समझ गए मेरी बात? ये आपका इतना आप कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। बड़ा जनरल सा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है वो कहते हैं टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। मतलब एक प्लस 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा -10 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितनी दूरी पे है 5 मिलीमीटर की दूरी पर है। मतलब आर हमें कितना दे दिया 5 मिलीमीटर। कहता डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फर्स्ट पार्ट उसने दिया है ए पॉइंट P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center on the side of positive charge, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डन रजे। दूसरा पॉइंट जो दिया है उसने, दूसरा पार्ट उसमें क्या दिया है उसने ए पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ओ से ये भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऑन अ लाइन passing through O and normal to the axis of dipole, ठीक है। डायग्राम आपको गिवन है, हम लोग उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन से भी हम अपने आप कर सकते हैं बेटे। दो चार्जेस, एक -10 माइक्रोकूलम और दूसरा बेटे +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मिलीमीटर, ठीक है। ये मैंने मान लिया इसका सेंटर क्या O।
तो पहले पॉइंट में वो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में, अब पॉइंट पी पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पे है वो पॉइंट पी? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब यहां कहीं इस तरफ या इस तरफ, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उसकी दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ाना है इसको, ये ऐसा, ठीक है। यहां पे कहीं बढ़ा दिया और मैंने मान लिया कि यहां पर मेरे पास क्या है, पॉइंट पी, और पॉइंट पी की जो दूरी है सेंटर ओ से कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये एक्सियल लाइन वाला केस बन रहा है, तो नेचुरली इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ होगा बेटे? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। हमने अभी पढ़ा कि एक्सियल लाइन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग डायपोल मोमेंट, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में उसने पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर ले पहले। ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब ये 90 डिग्री बना रही लाइन है। इस लाइन के ऊपर कहीं यहां 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट क्या है? क्यू। अब इस पॉइंट के ऊपर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेचुरल सी बात है, दिख रहा है कि ये कैसा है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट टू दी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी? ऐसी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी? इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेचुरल सी बात है, ऑपोजिट, ठीक है। मतलब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो इक्वेटोरियल लाइन की वजह से और दूसरा बेटे एक्सियल लाइन की वजह से। तो हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं राजे। क्या क्या गिवन है? चार्जेस की वैल्यू गिवन है ना आपको, क्यू गिवन है आपको +-10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को जब कूलम में चेंज करोगे तो माइक्रो के लिए क्या लगाते हो? 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये बन गया +-10 तो ये था ही, इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मीन्स +-10⁻5 कूलम। कूलम में चेंज कर लिया हमने इसको। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स 2L इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। फिर से इसको जब मीटर्स में चेंज करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा? 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। 5 × 10⁻³ मीटर। यहां से और ये वाला डिस्टेंस R, तो R कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, मीन्स 15 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ये मिल गया हमें। हम P फाइंड आउट कर लें। P क्योंकि दोनों केसेस में हमें चाहिए है। वैसे P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2QL, यही होती है। 2L की वैल्यू हमारे पास है, ये रही। Q की वैल्यू भी हमारे पास है, ये रही। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या बन गया बेटा? ये Q की जगह पे पुट किया 10⁻⁻5, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया ना मैंने, ठीक है। इंटू 2L की जगह पे क्या पुट किया? 5 × 10⁻³ तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटे? 5 × 10⁻8 कूलम मीटर। ये मेरे पास डायपोल मोमेंट की जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसको हम दोनों केसेस में यूज कर लेंगे, हमारे दोनों फॉर्मूलाज में यूज होता है, ठीक है। ये जनरल था, अभी ए पार्ट अभी आगे यहां पे शुरू हो रहा है। ए पॉइंट में क्या है? एज P lies on axial line, P lies on sorry axial line of dipole। तो E1 के लिए फॉर्मूला क्या बेटे? 2P, जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? 2P जनरली, सॉरी, जो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला आया था उसके बाद हमने उसकी लेंथ को शॉर्ट वगैरह कर दिया था। पहले हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। 2PR डिवाइडेड बाय 4πε0। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे आपको जनरली देख के पता चल जाएगा कि आपने क्या लगाना है, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। R² - A² अलोंग, डायग्राम में हमने मेंशन किया है नाम, अलोंग P लिख देते हैं ना, अलोंग P वेक्टर की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन है। तो अब अगर बेटे हम चेक करें तो जो, सॉरी यहाँ पे L रहता है ना, हम L लिखते हैं हम लोग। जो हमारे पास बेटे L है दैट इज वेरी वेरी लेस देन R। कैसे? 2L की वैल्यू कितनी है? जो 2L है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻³ तो मतलब L की वैल्यू कितनी बनी? डिवाइड करोगे तो 2.5 × 10⁻³ इतने मीटर्स। और R की वैल्यू कितनी है? 15 × 10⁻² मीटर।
तो एल जो है आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.15, और अगर इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये एक और 4 0.0025, 0.0025, देन इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर, एज एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो हम क्या करेंगे बेटे, एल स्क्वायर वाली टर्म को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, E1 इज इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, आप पहली बार ये न्यूमेरिकल कर रहे हो इसलिए मैंने करके लिखा, अदरवाइज आपको देख के ही टर्म्स ये चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला जो अप्लाई करना है। नाउ पुट दी वैल्यूज, E1 इज इक्वल्स टू 2, p की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कितनी, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ये होता है, पुट कर दो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इसका क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप लिखोगे यहां पे, कितना बना, न्यूटन पर कूलम और अलोंग पी। ठीक है ना जी, समझ गए, पी की डायरेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, जो इसका बी पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या है, फिर से वो वैल्यू तो शॉर्ट ही है ना, तो हम जनरल फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं एज क्यू लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, क्यू लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो E2 शॉर्ट वाला दोबारा से वो लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, हमें हमने पता कर लिया है पहले ही पार्ट में कि जो L है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। तो हम जनरल फॉर्मूला जो हमारा बना था एंड में क्या बनाएंगे, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। P की वैल्यू अभी पता है कितनी, या इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। हमने E1 की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली, तो हमने एक रिलेशन निकाला था बेटे E1 और E2 के बीच में लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उस रिलेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ E1, अगर आपको याद हो E1 बाई E2 क्या आया था 2। ठीक है, तो ये इससे भी निकाल सकते हो, अगर इससे नहीं निकालनी तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे सारी, उससे भी निकल आएगा। तो जितनी भी उसकी वैल्यू आई है उसको हाफ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास जो है आंसर वो न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी, ऑपोजिट टू पी। कैसी डायरेक्शन बेटे, ऑपोजिट टू पी। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, नहीं होएगा तो हम लोग फिर से इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास लगाने से पहले इसको अच्छे से पढ़ के आना है, पूरे टॉपिक को, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, जब भी लेक्चर्स लगाते हो अपनी पेन कॉपी लेके बैठो, साथ साथ में नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते रहो। किसी भी दिन आपके नोट्स जो है मीटिंग के दौरान चेक हो जाएंगे। डन बेटे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।